हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम एक तो डाउट को डिस्कस करेंगे जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था हमने? लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन ने जो दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या था? सभी को रिकॉल होगा, ध्यान होगा, ठीक है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until or unless an external unbalanced force is applied on it। तो जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है और ये फोर्स की डेफिनेशन को बताता है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन को बताता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बताएगा फोर्स की वैल्यू, बस फोर्स को बताएगा कि फोर्स अप्लाई होने पर क्या क्या हो सकता है और फोर्स अप्लाई नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to applied external unbalanced force। तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा स्पीड से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, उतना ज्यादा रेट होगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम उतना जल्दी जल्दी चेंज होगा या फिर मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो वो फोर्स वहां पर ज्यादा लगेगा, ठीक है। उनके एग्जाम्पल ही बताया था, वो कैच करने वाला है, एक नॉविस प्लेयर होता है, न्यू प्लेयर, वो करेगा कैच, उसके हाथ में लग जाएगी, क्यों हाथ को पीछे की तरफ नहीं खींच रहा, ठीक है, मोमेंटम को सडनली चेंज कर देता है वो, तो वहां पर ज्यादा फोर्स लगता है। और एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो धीरे धीरे हाथ को नीचे पीछे की तरफ लेके जाता है, तो टाइम को बढ़ा देता है, इससे रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फोर्स कम लगता है, ठीक है। ऐसे ही कोई जंप करने वाला बताया था मैंने एग्जाम्पल। और इसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और एक दो फॉर्मूलाज भी लिखे थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वी माइनस यू बाई टी को हमने एक्सेलरेशन लिखा था, ये वाला फॉर्मूला आया था हमारा, ठीक है, सेकंड लॉ। और यहां से हमने न्यूटन, इसकी डेफिनेशन लिखी थी। 1 न्यूटन क्या होगा? 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा? जो 1 kg का ऑब्जेक्ट है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते, उसको 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। तो ये सब बताया था। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? Every action has equal and opposite reaction, ठीक है। For each and every action there is an equal and opposite reaction, मतलब जितना हम एक्शन करेंगे उससे दूसरी वाली जो बॉडी होगी उतना ही रिएक्शन करेगी फर्स्ट वाली बॉडी पर। और एक्शन रिएक्शन यहाँ पर फोर्सेस थे और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहते थे और पर डायरेक्शन अलग, ठीक है। पहली वाली बॉडी पर फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरी वाली बॉडी पर फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों फोर्स कभी कैंसिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, तो फोर्स कभी भी कैंसिल नहीं होंगे एक्शन रिएक्शन। एक बॉडी को उधर फोर्स लगेगा, दूसरी पर इधर फोर्स लगेगा, ठीक, दोनों इधर जाएंगे, अट्रैक्ट कर रहे थे ऐसे आएंगे। तो ये एक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा था, इसका एग्जांपल ही बताया था, बहुत सारे एग्जांपल थे इसके। एक हम चल रहे हैं, ठीक है, वो भी एग्जांपल था। बोर्ड को हम मूव कर रहे हैं, बोर्ड चल रही है, वो भी एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल मैंने बॉल वाला बताया था, बॉल पर तुम ऐसे पंच मार रहे हो, पहले धीरे मारोगे फिर तेज मारोगे, तो ये सब एग्जाम्पल हमने बताए थे। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे इनसे रिलेटेड, ठीक है। एक तो मैंने बोला था ब्लूइंग वाले क्वेश्चंस करने जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में हमने वो क्वेश्चंस दे दिए थे, ब्लूइंग वाले भी और जो भी थे, और उनको तुम्हें वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। सॉरी, तो अभी क्या करेंगे हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। और उसके पहले मैंने एक फोर्स कार्ड प्रॉब्लम दी थी तुम्हें। एक घोड़ा है, ठीक है, कार्ड है, तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होना, मतलब एक्चुअल मोशन क्या हो रही है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हमने कार्ड बनाई थी एक, ठीक है, हॉर्स बना दिया था यहाँ पर। अब ये हॉर्स को मानने में टाइम लगता है तो इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये हॉर्स है, 4 पैर हो गए उसके, ठीक है। ये नया वाला हॉर्स बन गया, कान बन गया, ठीक है, गधे की तरह लग रहा है, कोई बात नहीं, मान लो हॉर्स। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जिसके पैर होते हैं, मैंने वहां पर पूछा था तुमसे डाउट, क्या फोर्स कार्ड पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, कार्ड हॉर्स पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हॉर्स इधर आएगा, कार्ड इधर जाएगी, तो ये इसके ऊपर। पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है यहाँ पर, ये सही चीज है कि हॉर्स जो है कार्ड पर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, और कार्ड हॉर्स को फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो हॉर्स को पीछे लाने की कोशिश करेगी,
फोर्स को पीछे लाने की कोशिश करेगी, पर फोर्स पर सिर्फ कार्ड की वजह से फोर्स नहीं लग रहा, वहां पर फोर्स पर और भी फोर्स लग रहा है। देखो एक तो कार्ड तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है उसके ऊपर इस तरफ, पर ये जब हम वॉक करते हैं नॉर्मली, तो घोड़ा भी जब चलेगा आगे की तरफ, तो जब आगे की तरफ चलेगा तो पैर से वो क्या करता है, इस तरफ फोर्स अप्लाई करता है, उसके चारों पैरों से क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। फोर्स क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर आगे चलने के लिए इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा पैरों से, ठीक है। अब जब इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्राउंड भी फोर्स पर इधर फोर्स अप्लाई करेगी और उससे उसका पैर क्या जाएगा आगे की तरफ, मतलब फोर्स आगे की तरफ जाएगा। तो फोर्स क्या कर रहा है, ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो ग्राउंड इस पर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स जो ग्राउंड की वजह से लग रहा है फोर्स के ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स आगे जाएगा ना कि पीछे। जैसे मान लो ये वाला फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा, जैसे 50 न्यूटन, और ये वाला फोर्स जो होगा वो कम होगा 10 न्यूटन, तो फोर्स जो है वो आगे जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये वाला फोर्स कम है, तो इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो फाइनली फोर्स आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और कार्ड पर तो आगे ही लग रहा था फोर्स, तो कार्ड भी आगे ही जाएगी, तो दोनों क्या होंगे, आगे की तरफ ही मूव करेंगे। इसको तुम खुद भी एकदम सिंपल एग्जांपल से कर सकते हो। जैसे मान लो कोई हैवी कुछ भी है, जैसे किसी कार को अगर तुम धक्का दे रहे हो, ठीक है, पीछे से, या कुछ भी कर रहे हो, किसी चीज को पुश कर रहे हो, तो तुम क्या करते हो, तुम पैरों से पावर लेते हो, पैर से क्या करते हो, ग्राउंड को पूरी पावर से ग्राउंड को पुश करते हो, पूरी पावर से ग्राउंड को पुश करते हैं, तो ग्राउंड तुम्हें आगे की तरफ पुश करता है, ग्राउंड आगे की तरफ पुश करेगा, और उसकी वजह से तुम कार को आगे पुश कर रहे हो, तो तुम भी आगे जाओगे, कार भी आगे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर फोर्स भी करता है, तो तुम फोर्स वाली जो चीजें तुम खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। फोर्स क्या करता है, पैरों से पूरी पावर से फोर्स लगाता है ग्राउंड के ऊपर, जितना ज्यादा ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना आगे की तरफ जाएगा, और फाइनली पूरा सिस्टम आगे जाता है। तो यहाँ पर ग्राउंड पर भी फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से फोर्स फाइनली आगे जा रहा है। तो ये तो गई फोर्स कार्ड प्रॉब्लम की बात, ठीक है। अब हम जो हमारे ब्लूइंग वाले क्वेश्चंस थे उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं उनको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबर बॉल है इस साइज का और उसी साइज का स्टोन है, तो तुम दोनों का हाथ में जब लोगे रबर बॉल को, स्टोन को, तुम्हें पता चल जाएगा किसका ज्यादा मास है, कौन हैवी है। ऑब्वियसली क्या होगा, स्टोन हैवी होगा, और स्टोन हैवी होगा तो जो हैवी होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमने बता दिया था पहले स्टार्टिंग में कि मास ज्यादा कब होगा, जब इनर्शिया ज्यादा कब होगा, जब मास ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। एक केस में बाइसिकल एंड अ ट्रेन, तो ऑब्वियसली बाइसिकल इतनी सी, ट्रेन इतनी बड़ी, तो ट्रेन का मास ज्यादा, तो इसका इनर्शिया ज्यादा। फिर है अब 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, ठीक है। तो 5 रुपी कॉइन जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है कंपेरेटिवली 1 रुपी कॉइन के, ठीक है, क्योंकि 5 रुपए और 1 रुपया, तो क्या होगा, 5 रुपए थोड़े भारी होंगे, ठीक है। कॉइन का बात कर रहे हैं ना हम, उसकी बात नहीं कर रहे, करेंसी जो आएगी, ठीक है, जो बिल आता है रुपए का, जो बिल होगा उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉइन की। तो कॉइन 5 रुपी वाला ज्यादा हैवी होगा 1 रुपी के कंपैरिजन में, तो उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी बार चेंज हो रही है। पहले तो एक फुटबॉलर किक कर रहा है, एक बार तो ये हो गया, ठीक है, और अनदर प्लेयर को दे रहा है वो, फिर अनदर प्लेयर वो गोल की तरफ किक कर रहा है, दूसरी बार ये हो गया। पहले एक ने किक किया, एक बार ये, फिर दूसरे ने किक किया गोल की तरफ, 2 बार हो गया। फिर इसके बाद तो गोलकीपर ऑफ द अपोजिट कलेक्ट द बॉल, वो जो बॉल को कलेक्ट करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी, 0 होगी। 3 बार चेंज हो चुकी है ना अभी तक, जैसे उसने पकड़ी गोलकीपर ने 3 बार चेंज हो गई। अब आते हैं हम उसके बाद, कलेक्ट द बॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर इज ओन टीम। तो फिर वो क्या करता है, अब फिर वापस को पकड़ के और किक कर देता है, किक कर देता है, तो 4 बार हो गए टोटल। पहला फुटबॉलर ने किक करी, दूसरे फुटबॉलर को दिया, दूसरे फुटबॉलर ने किक करके गोलकीपर को दिया, गोलकीपर ने उसको रोक लिया 3 बार, गोलकीपर किक करेगा तो टोटल 4 टाइम्स यहाँ पर क्या हुई, वेलोसिटी चेंज हो गई है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो कौन कर रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं हम सब फुटबॉल के ऊपर। पहले एक फुटबॉलर ने लगाया मस्कुलर फोर्स,
फिर दूसरे फुटबॉलर ने मस्कुलर फोर्स लगाया, फिर गोलकीपर को पकड़ रहा है तब भी मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है, और जब किक कर रहा है तब भी मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हो या मस्कुलर फोर्स बोल सकते हो। इसके बाद थर्ड, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। तो जोर जोर से जब हिलाएंगे तो उसके पत्ते कुछ गिर जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि लीव्स जो है या फ्रूट्स का एग्जांपल भी बताया था हमने, तो रेस्ट में रहना चाहती है। जब हम उसको जोर जोर से शेक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उनको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, पर वो जो लीव्स जो है उनकी जो ब्रांच है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, जो पुरानी लीव्स हो जाती है उनकी, तो क्या होती है वो वहां से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से गिर जाती है, डिटैच हो जाती है। फिर है why do you fall in forward direction when a moving bus applies the brake। उसका एग्जांपल बता रखा है मैंने। मूविंग बस सडनली ब्रेक अप्लाई करेगी तो हमारी बॉडी मोशन में, तो मोशन में रहना चाहती है, उसकी वजह से वो आगे की तरफ जाती है। पैर तो रुक जाते हैं बस के साथ साथ, पर ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ जाती है, तो हम ऐसे आगे की तरफ झुकते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और फिर है इसमें फॉल्स बैकवर्ड व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से एक्सेलरेट करेगी, तो रेस्ट में रहना चाहती है हमारी बॉडी, वो आगे की तरफ जाएगी, तो हमारी बॉडी रेस्ट में, तो पैर तो आगे चले जाएंगे पर अपर बॉडी पीछे की तरफ ऐसे लीन हो जाएगी, तो बैक पीछे की तरफ गिर सकते हैं। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो एग्जांपल्स 9.1 9.2, तो उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, तो मास दिया हुआ है, तो जो वैल्यूज दी हुई उनको लिख लो पहले। ये 9.1 एग्जांपल बता रहे, जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लो। मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फिर और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 3 मीटर से 7 मीटर, तो जो पहले लिखी होती है वो इनिशियल होती है, और जो बाद में लिखी हुई है जहां हो गई 3 से 7 हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा था, ये वैल्यू फॉर्मूला mv माइनस u बाय t, ये सब वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या क्या है, मास है हमारा 5, 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 इंटू 5 20 बाई 2 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। फिर क्या पूछा है हमसे, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई हो, मतलब आप क्या कर रहे हैं, टाइम को चेंज कर रहे हैं, फोर्स तो ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर रहे, फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा हमारा, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, मास भी वही रहेगा। चेंज क्या कर रहे हैं हम, टाइम चेंज कर रहे हैं, 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टी का वैल्यू 5, टी की वैल्यू कितनी 5, तो उससे पूछेगी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे हम, तो इनिशियल तो वही 3 ही रहेगी, फाइनल क्या आएगी फाइंड करनी है, v की वैल्यू। देखो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वही रहेगा, मास भी वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी। क्या कर रहे हैं, जब टाइम चेंज करेंगे, t की वैल्यू को 5 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो निकाल लो, 5 और 5 कैंसिल, 10 इक्वल्स टू v माइनस 3 को इधर ले आएंगे, तो 3 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया, ये 9.1 वाला एग्जांपल है, एकदम इजी। 9.2 देखते हैं, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स कहां पर ज्यादा चाहिए, एक्सेलरेटिंग एट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, मास और एक्सेलरेशन वाला, F इक्वल्स टू ma। पहले वाले केस में फोर्स मास कितना है, पहले वाले केस में मास है 2, ये तो 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है। सेकंड वाले केस में मास है कितना 4 kg, एक्सेलरेशन टू 8 न्यूटन, तो कौन सा कहां पर ज्यादा फोर्स है, F1, पहले वाले केस में ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ये भी बहुत सिंपल था। अब आते हैं 9.3 एग्जांपल पर। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना किलोमीटर पर आवर है, उसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एसआई यूनिट नहीं है, किलोमीटर पर आवर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो कर लो पहले, वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं,
तो ये बताया था मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करना थे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। सॉल्व कर लो इसको 18 से, कितने बार कितने टाइम्स होता है ये, 6 टाइम्स, और ये 5, ये जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी है कि 30 मीटर पर सेकंड। अब एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसको यू से डिनोट कर देते हैं। ये स्टार्टिंग मूव कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करे तो रुक गई मतलब फाइनल 0 हो गई। टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, 4 सेकंड में रुक गई। मास दिया हुआ है इसका, मास कितना दिया हुआ है 1000 kg। हमसे पूछा है कि फोर्स कितना लगेगा, कैलकुलेट द फोर्स। तो फोर्स निकालना है, फॉर्मूला पता है सबको, F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाय टी। फोर्स फाइंड करना है, मास 1000 kg है, फाइनल 0 क्योंकि रुक गया, अभी रुक जाएगा फाइनली वो 0 हो जाएगा। इनिशियल 30 और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। अभी सॉल्व करना आता है तुम्हें, 4 से इसको ये करेंगे तो हो जाएगा 250 इंटू -30 0075 नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव में इसलिए है इसका वैल्यू क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कार इधर जा रही है तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, कार के अपोजिट डायरेक्शन में, जो उसको स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो उसका स्पीड जो होगा कम होगा, रिटार्डेशन होगा वहां पर। तो यहाँ पर भी ये रिटार्डिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स है, जो इसलिए नेगेटिव आएगा। रिटार्डिंग फोर्स हो या ब्रेकिंग फोर्स हो वो नेगेटिव आता है। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल पे आ जाते हैं 9.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो 5 न्यूटन का फोर्स है, मास m1 है, उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो मास को फाइंड कर सकते हैं हम 9.4। फोर्स इक्वल्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन टाइम कितना हो गया 1/2 kg। फिर दूसरा जो यही फोर्स वही रहेगा ना, दूसरी जो बॉडी है उस पर मास है उसका कितना 20, सॉरी एक्सेलरेशन 20 है, तो उसका मास हो जाएगा इतना 1/4 kg। अब हमसे बोला है कि जब दोनों को एक साथ बांध लेंगे, m1 m2 को एक साथ बांध के टोटल मास निकाल लेंगे, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 kg। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स वही लग रहा है 5 न्यूटन के, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वही फोर्स रहेगा, तो 5 न्यूटन का फोर्स, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू F/m। फोर्स कितना 5 और टोटल मास कितना हो गया 3/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये 9.4 वाला एग्जांपल भी हो गया हमारा। ठीक है, अब 9.5 पे आ जाते हैं। तो इसमें ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ठीक है, और टाइम सेकंड में है हमारा। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे 20 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 0। हमसे पूछा है कि जो मास है वो 20 ग्राम है। हमने निकाला है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट्स ऑन द बॉल टू ब्रिंग द रेड्स। तो यहाँ पर ग्राफ से हम वैल्यू रीड करेंगे, देखना ग्राफ से वैल्यू, टाइम 0 है, टाइम जब 0 तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जब टाइम 10 सेकंड है, तो t का वैल्यू 10 सेकंड है, तो वेलोसिटी हो जाता है उसका क्या 0 हो गया, रुक गया वो, यहाँ पर इसको टच कर रहा है तो 0 वेलोसिटी। तो इस तरह से ग्राफ को रीड करेंगे। इनिशियली जब 0 है टाइम तो वेलोसिटी 20, ऐसे सीधी लाइन में देखेंगे ऊपर, और यहाँ से सीधी लाइन में ऊपर देखेंगे तो ये यहीं पर टच कर रहा है तो 0 हो गया।
इनिशियल फाइनल मिल गया मुझे, मास मिल गया, फोर्स निकालना है तो फोर्स निकाल लो। F इक्वल्स टू भाई फॉर्मूला हमारा mv माइनस यू बाय टी। मास कितना है 20 ग्राम, वेलोसिटी 0, ये हो गई 20 और टाइम हो गया हमारा 10। सॉल्व कर लेंगे तो -40 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये सब हमने ध्यान रखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में पुट किया है, इसको ग्राम में पुट किया है, तो ये सीजीएस यूनिट सिस्टम आया, फोर्स जो है डाइन में आएगा, -40 डाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको चाहो तो तुम न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये बताया होगा मैंने। 1 न्यूटन जो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, तो 1 डाइन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक है। और चाहो तो तुम इसको ऐसा लिख दो फिर -0.0004 न्यूटन, ठीक है। तो ये डेसिमल में ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिखोगे तब भी सही है। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे 9.4 9.5 सारे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी थे हमारे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना, जो वैल्यूज बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब यू का वैल्यू 0, जहां भी लिखा हुआ है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब यू 0 होगा। फिर है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है हमें, और दिया हुआ है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर, और साथ में टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो हम यहां से एक्सेलरेशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन देखो, एस है, टी है, यू है, ए निकालना है, थर्ड इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन से रिलेशन होता है हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का वैल्यू 400, इनिशियल 0, फिर 0 हो जाएगा, हाफ ए और टाइम 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 बाई 2, तो ये 200 हो जाएगा इधर, इंटू ए, इधर 400, तो ए का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन आ गया तो हम क्या कर लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि मास दिया हुआ है ट्रक का, कितना दिया हुआ है ट्रक का मास, ट्रक का मास है हमारे पास 7 टन, और 1 टन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 kg होता है, 1000 kg। ये मास आ गया हमारे पास ट्रक का, एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स निकाल लेंगे, m इंटू ए, 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू ए का वैल्यू 2, तो ये 40,000 न्यूटन आ जाएगा, 14,000 न्यूटन। आंसर हो गया, इजी। ये क्या किया, जो वैल्यूज थी उनको लिखा, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाला, तो ये हम पढ़ कर चुके हैं ये वाली चीज, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, दैट मींस इनिशियल स्पीड दी हुई है। फिर हमें एक एक लाइन से हमें वैल्यू समझ में आनी चाहिए। पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है अ स्टोन ऑफ 1 kg, मतलब मास दिया हुआ है कितना है 1 kg, लिख लिया। थ्रो कर रहे हैं कितना स्पीड से 20, मतलब इनिशियल स्पीड है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ लेग, ठीक है। फिर एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस दिया हुआ है और रेस्ट दी हुई है, रेस्ट में आ गया मतलब 0, कम्स टू रेस्ट मतलब v का वैल्यू 0, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर। तो यहां पर बताना है फ्रिक्शन, आइस और स्टोन के बीच में फ्रिक्शन क्या है, मतलब ये सेम हो गया जैसे तुम आइस तो होगी नहीं तुम्हारे घर पर, मतलब आसपास ग्राउंड में, घर पे क्या, घर पे तो होगी जमा रखी होगी, पर वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, फ्रोजन लेक की, ठीक है। तो वैसे पत्थर को फेंका और ये पत्थर फिसलता हुआ थोड़ा आगे जाके रुक जाता है,
तो इसको तुम घर पे भी कह सकते हो, घर पे कैसे, घर के आसपास जो ग्राउंड होगा वहां इसको होगी नहीं, तो हम बॉल ले सकते हो, कोई भी एक बॉल ले ली, उसको तुमने ऐसे रोल किया, तो ऐसे रोल करोगे, रोल करते करते थोड़ी देर में आगे जाके रुक जाएगी। क्यों रुक रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, क्यों रुकी है? ठीक है, ऐसे रोल करती हुई आगे जा रही थी, रुक गई, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। वो फोर्स कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज करता रह रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल चलाते चलाते तुम पैडल मारा और पैडल मार के रोक दो थोड़ी देर, सिर्फ ऐसे बैठे रहो, ठीक है, तो वो आगे रोल करती रहेगी, साइकिल रोल करती रहेगी, उसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज होती जाएगी, फाइनली फिर वो साइकिल तुम्हारी रुक जाएगी। या बाइक या स्कूटी कुछ भी है, तो एक्सेलेटर दिया, स्पीड में आ गई, तो एक्सेलेटर छोड़ दो, उसका छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर आगे जाके फिर वो तो रुक जाएगी। किसकी वजह से रुक रही है? फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, स्टोन होगा तो स्टोन के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, ये रिटार्डिंग फोर्स होता है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर उसी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो v है, u है, s है, इनसे हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है रिलेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2es, फाइनल 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर, 2a का वैल्यू हमें निकालना है, और s 50, तो ये हो गया 100, इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, तो फ्रिक्शन निकल जाएगा, फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 kg, तो -4, तो -4 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन निकाल लेंगे। क्या किया, फिर वही एक्सेलरेशन निकाल लिया और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 800 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो मास दिया हुआ है, इंजन का मास कितना है, 8,800 है। तो पहले जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लो सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप हमारी जो फॉलो करनी, जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लो। 7 को सॉल्व कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर 8,000 kg इसका मास है इंजन का, और वो 5 वैगन्स को पुल कर रहा है, और उन सभी में हर का मास, सभी का मतलब एक एक का मास कितना है 2000 kg, मतलब एक वैगन का 2000, तो 5 वैगन्स का कितना होगा 2 × 5 10,000, तो 10,000 और ऐड कर देंगे, तो टोटल जो ट्रेन का मास आया, टोटल ट्रेन का मास आ जाएगा हमारा कितना 18,000 kg, ये ट्रेन का मास आ गया। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, इफ अ इंजन एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। तो मैं पूरी ट्रेन तो नहीं बना रहा हूं, एक ब्लॉक की तरह बना रहा हूं, बॉक्स की तरह, तो उसको ट्रेन मान सकते हो तुम। फिजिक्स में आप कुछ भी मान सकते हैं, कैसा भी डायग्राम को कुछ भी मान सकते हैं, तो ट्रेन मान लिया हमने, ठीक है। तो इंजन जो है इसका, ये इंजन आगे का थोड़ा सा बना दो, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है आगे की तरफ, कितना 40,000 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है आगे ले जाने के लिए। और साथ ही साथ में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रिटार्डिंग करेगा, तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगेगा इधर हमारा, कितना लग रहा है फ्रिक्शन 5,000 न्यूटन का। तो एक इंजन का फोर्स है 40,000 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लग रहा है 5,000 न्यूटन। तो यहां पर हम टोटल नेट फोर्स निकालेंगे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। कैसे निकालेंगे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 40,000 आगे लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि वो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव लेते हैं, रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो 35,000, ये नेट फोर्स आ गया मेरे पास, आ गया एक्सेलरेटिंग फोर्स, मास आ गया मेरे पास, तो मैं क्या निकाल लूंगा, इसका एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स तो आ गया 35,000, और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा फोर्स अपॉन मास, फोर्स 35,000
मास 18,000, सॉल्व करो 35/18 अप्रॉक्स 2 के आसपास या 1.9 लिख लो, ऐसे ही कुछ मीटर पर सेकंड 95 ऐसा लिख लो, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या टोटल मास निकालना है, इंजन का मास प्लस सारी वैगन्स का मास। ठीक है, फिर उसके बाद दो फोर्सेस भी जो लग रहा है, एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालेंगे। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब जो जिस तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट वाले फोर्स को नेगेटिव, तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना, फिर उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 50, जो वैल्यूज है उनको लिख लो। तो पहले 1500 kg उसका मास दिया हुआ है ऑटोमोबाइल का, लिख लिया। अब व्हाट मास बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड। ठीक है, उनके बीच में फोर्स कितना लगना चाहिए, स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स m इंटू वे। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बहुत जल्दी हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा 255 0 न्यूटन, 25 50 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया इजीली। ठीक है, अब इसमें कोई भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसको तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उस पर आ जाते हैं सीधा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान से समझना इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पर क्या ले रहे हैं हम, यहां पर ले रहे हैं दो बॉल, एक बॉल हो गई, दूसरी बॉल हो गई, दोनों के मास अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, इसका मास एम बी, इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इसका मास एम ए, अलग अलग मास है। इसकी स्पीड यू बी, इसकी स्पीड यू ए, दोनों एक ही लाइन में चल रही है, दोनों की चल रही है एक ही लाइन में चल रही है। अब हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं यहां पर, लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। ठीक है, इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड मान लो 20 है, मतलब इसकी ज्यादा स्पीड है। तो जैसे एक ट्रक चल रहा है और उसी की जस्ट पीछे एक कार चल रही है, और कार थोड़ा तेज चल रही है, ट्रक धीरे चल रहा है, कार तेज चल रही है, क्या होगा, ये कार इसके पास आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और फाइनली इससे क्या होगी, टक्कर आ जाएगी कार किससे, ट्रक से। ठीक है, तो ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, जैसे नाइट के टाइम पे कोई पर्सन है जो कार चला रहा है, ठीक है, सडनली उसको नींद आ गई हल्की सी और सामने गाड़ी आ रही है तो उससे टकरा जाता है। फिर अगले दिन हम न्यूज में देखते हैं कि कार में इतने लोग बैठे थे वो पर लोग सिधार गए। तो कभी भी रात में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए अगर आपको नींद आ रही है तो। ठीक है, आपको लग रहा है कि नींद आ रही है तो सो जाओ वहीं पे कार रोक कर, मतलब अभी तुम तो चलाते नहीं होंगे, पर जो भी बड़ा छोटा कोई भी चला रहा तुम्हारे, तो नाइट में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, सीधी लाइन में चल रही है, दोनों सीधी लाइन में चल रही है तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम है इसकी स्पीड ज्यादा है, क्या होगा, जैसे आगे टकरा जाएगी थोड़ी देर बाद। तो ये चल रही है आगे और जैसे यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे दोनों आपस में टकरा गए, दोनों बॉल जो है वो टकरा गई, बी ए से टकरा गई, टकराएगी तो जब टकराती है कोई भी दो चीज तो क्या होती है, एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करती है। इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगी। तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एक बॉल को धीरे से रोल करो और उसी के पीछे दूसरी बॉल को रोल करो थोड़ा तेज,
तो वो धीरे वाली बॉल से तेज वाली बॉल टकराएगी, और टकराने के बाद देखो फिर क्या होता है। देखो क्या होगा यहाँ पर, जब टकराएगी तो क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी इस तरफ, एफ ए बी ले लेते हैं इसको। ए ने बी पर फोर्स लगाया किस तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, एवरी फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने इस पे आगे फोर्स लगाया, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगी किस तरफ, पीछे की तरफ। तो ये हो गया एफ बी ए, बी ने ए पर फोर्स लगाया एफ बी ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ ए बी। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, मतलब दोनों इक्वल है, बट इसको यहां पे लिख देते बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। दोनों की वैल्यू सेम है फोर्सेस की, बट डायरेक्शन अलग है, इसकी इधर डायरेक्शन, इसकी इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन है नेगेटिव। अब जब इस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, तो ये जब इस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसको तुम चेक भी कर सकते हो, धीरे वाली बॉल जब फास्ट वाली बॉल से जाकर टकराएगी, टकरा दी तो धीरे वाली बॉल की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, वो थोड़ी तेज जाएगी, वो थोड़ी तेज जाएगी। और जो पीछे वाली बॉल है जो तेज जा रही थी पहले, ये जो तेज जा रही थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी, जब इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो जो फास्ट वाली थी वो तो हो जाएगी धीरे, और जो धीरे वाली थी वो हो जाएगी फास्ट। तो क्या होगा इसमें, अब टकराने के बाद ये तो थोड़ी आगे हो जाएगी और ये पीछे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड कम हो गई। तो थोड़ी देर बाद तो ऐसा दिखेगा, मतलब स्पीड यहाँ पर दोनों की चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये ए, ये बी, इसका मास एम बी, इसका मास एम ए, इसकी स्पीड बढ़ गई, वो हो गई चेंज होकर वी डी ले लेते हैं, चेंज होगी स्पीड तो वी डी, और इसकी स्पीड भी चेंज हो गई, इसको वी ए ले लेते हैं। तो ये इसकी इनिशियल, पहले वाले की यू है, ये इसकी इनिशियल, ये फाइनल, ठीक है, ये इसकी इनिशियल, ये इसकी फाइनल, ठीक है। और ये जो होगा यहाँ पर वी बी जो होगा वो ज्यादा होगा वी ए से, वी ए कम होगा, वी बी ज्यादा होगा। धीरे वाली बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी और जो फास्ट जा रही है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो कॉलिजन के बाद ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मास तो है, हमने वेलोसिटी ले ली। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर कोलिजन जो हो रही है वो टी टाइम के लिए हो रही है, मतलब टाइम जो लग रहा है उसमें टाइम स्पेंड जो हो रहा है वो टी टाइम है, मतलब ये एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टी टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है उसको टी में कंसीडर कर लिया, मतलब वो टाइम वैसे होता तो बहुत कम है, कोलिजन होते ही वो दूर दूर चली जाती है, फटाफट दूर चली जाती है, तो टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू बहुत कम होती है, पर होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, नीचे वाले को, ठीक है। इसको तुम चाहो तो नोट कर लेना ऐसे, और यहाँ पर लिख लेना पूरा, लेट टू बॉल्स ऑफ मासेस एम ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी यू ए एंड यू बी रेस्पेक्टिवली इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, देन बॉल ए कोलाइड्स विद बॉल बी and ball A applies a force F A B and ball B applies a force F B A, और कर लेना दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F A B इक्वल्स टू माइनस F B A, लेट कोलिजन लास्ट फॉर t सेकंड्स, टाइम t, देन वेलोसिटी ऑफ A after collision becomes V A and velocity of B becomes V B, then फिर उसके बाद हम लिख लेंगे आगे। तो इस तरह से तुम चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। अब देखो यहां पे लिख लेते हैं लेट कॉलिजन लास्ट फॉर टाइम टी टाइम के लिए कॉलिजन करेंगे, देन फोर्स एफ ए बी, ए ने जो बी पर फोर्स लगाया, ए ने जो बी पर फोर्स लगाया वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, बी पर लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, बी पर लग रहा है, तो बी पे फोर्स लगेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका आएगा, बी का। न्यूटन्स सेकंड लॉ से क्या है, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर,
तो जिस पे फोर्स अप्लाई होता है उसी का मास लेंगे, तो मास ले लेंगे बी का, वेलोसिटी भी बी की लेंगे, ठीक है। और टाइम तो किसी का होता नहीं है, किसी का भी सगा नहीं होता टाइम तो, ठीक है। तो टाइम में हम कुछ भी नहीं लेंगे, खाली टी लेंगे, ठीक। तो ये बी पर फोर्स लग रहा है, देन फोर्स अप्लाइड ऑन बी ऐसे लिखते हैं, देन फोर्स एक्ट्स ऑन बी ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा। सिमिलरली फोर्स एक्ट्स ऑन ए, उसको ए पर फोर्स लग रहा है, एफ बी, ये वाला फोर्स ए पर लग रहा है, तो इसको भी लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस यू बाई टी। किस पे फोर्स लग रहा है, ए पर, तो ए लिख देंगे यहाँ पर सब जगह, और टाइम के साथ कुछ नहीं आएगा। तो ये फोर्स लगा ए पर, ये फोर्स लगा बी पर। अब ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, माइनस साइन के साथ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया हमने, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। सिंस एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, पुट कर दो, इसकी जगह ये पुट करेंगे और इसकी जगह वो लिखूंगा मैं, तो लिखो। तो ये लिखा हमने एम ए बी ए माइनस यू ए, सॉरी बी था यहां पर, बाई टी इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस तो वैसा वैसा लिख दिया हमने, अब वाली वैल्यू पुट करो, ये वाली वैल्यू पुट करते तो एम ए वी ए यू ए डिवाइड बाई टी, टी ओ टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, देखो तो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, कैसे करना है मल्टीप्लाई देखना। पहले इसको इससे कर रहे तो एम बी वी बी, फिर इसको इससे करो तो ये माइनस आएगा, माइनस एम बी यू बी इक्वल्स टू, फिर माइनस एम ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस एम ए वी ए, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो एम ए प्लस में आ जाएगा ये एम ए यू ए, ठीक है। टी तो कैंसिल हो गया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस वाले को इधर आ रहा हूं तो प्लस हो जाएगा, और इस माइनस वाले को उधर ले जा रहा हूं तो भी प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर एम ए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एम ए बी ए, ये प्लस में एम बी वी बी इक्वल्स टू, इधर ये एम ए यू ए और ये उधर गया तो प्लस एम बी यू बी, ठीक है। इसको फाइनली इधर लिख लेते हैं इस साइड, तो फाइनली उसको उस वाले को पहले लिख रहा हूं उधर वाले को, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा, तो देखो ये है मोमेंटम, मास इनटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। तो ये इसका मोमेंटम है, इसका मास इनटू इसकी स्पीड, इनिशियल मोमेंटम, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। तो ये दोनों मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, और ये कोलिजन हुई, फिर ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये पहले वाले का मोमेंटम, ये दूसरे वाले का टोटल मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब भी कोलिजन होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम, टोटल ध्यान रखना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। एक्सटर्नल मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, इस पर बाहर से फोर्स नहीं लगता है कहीं से, ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स नहीं लगा। तो बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है। तो अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होता है, कोई भी सिस्टम हो या सिस्टम ऑफ बॉडीज हो, जैसे ये सिस्टम ऑफ बॉडीज, टू बॉडीज हो, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, तो सिस्टम ऑफ टू बॉडीज है, सिस्टम ऑफ बॉडीज, अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या है,
नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है, इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जो टोटल जो मोमेंटम वो चेंज नहीं हुआ, पहले जो मोमेंटम था बाद में भी वही है। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कोई भी ऐसी कंडीशन है जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो उसका जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है, टोटल मोमेंटम सेम रहता है। आपस में चेंज हो जाएगा, इसका पहले ये था, इसका बाद में ये हो गया। तो किसी एक अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, बट टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल चेंज नहीं होगा। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इसमें लिख सकते हैं टू बॉडीज collides with each other, then momentum before total momentum before collision is equals to total momentum after collision, provided that there is a no external unbalanced force applied on the object। यहाँ पर क्या है, ये लाइन ऐड करना जरूरी है। कौन सी वाली, ये दोनों के इक्वल तो होगा, और साथ में क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट नेट या external as legal unbalanced force is 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो 0 होना चाहिए, नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो नेट फोर्स नहीं लगेगा तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो इनिशियल रहेगा पहले से रहेगा, बाद में वही रहेगा। ठीक है, तो इसको चाहो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, and two bodies collides with each other, then total momentum of bodies before collision is equal to total momentum after collision, provided there is no external unbalanced force acting on the bodies। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपस में फोर्स अप्लाई करेंगी बॉडी एक दूसरे के ऊपर, बाहर से फोर्स लगेगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस इज कॉल्ड नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसा लिख सकते हैं हम। एक तो, और इसके अलावा और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, इफ नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acting on a system of bodies is 0, then total momentum of system of bodies remains conserved। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस तरह से भी लिख सकते हैं,
और दूसरी तरफ से। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या टोटल इनिशियल जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इसके एग्जांपल भी ले सकते हैं, कैसे? इसके एग्जांपल देखो क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, गन, बुलेट सिस्टम। एक सिस्टम मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूं मेरी तरफ से गन और बुलेट, जिसके अंदर एक गन हो और उसके अंदर एक बुलेट भी है। गन है और उसके अंदर क्या है? बुलेट है। तो उसको हम ऐसा बनाते चाहो तो, गन बनाने तो आती नहीं है तो मान लेते हैं ऐसे बना लेते हैं। ये गन हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम होते हैं इसमें, और मान लो ये इसके अंदर आ गई हमारी एक बुलेट। ठीक है, तो नॉर्मल पिस्टल की बात करें तो उसमें सभी में स्प्रिंग सिस्टम होता है, मतलब एक स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पर, इसको हेड होता है, ठीक है। इसको जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। फिर जैसे इसको ट्रिगर को दबाते हैं तो स्प्रिंग रिलीज होती है और उससे हेड आकर सीधा आके इस बुलेट से टकराता है। यहाँ पर बुलेट से हेड आके टकराता है, बुलेट से हेड आके टकराता है तो यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर बारूद होता है, तो प्रेशर के साथ फटता है बारूद। इस प्रेशर से फटने से बारूद क्या होता है? बुलेट जो होती है वो आगे निकल जाती है, और जो शेल होता है पीछे वाला, वो शेल यहाँ से बाहर निकल जाता है। चाहो तो इसका एनिमेशन तुम देख सकते हो, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर बारूद के फटने से वो बुलेट जो होती है स्पीड से आगे निकलती है, ठीक है। तो मान लो हमने ट्रिगर दबा दिया, पहले बुलेट भी रुकी हुई थी, गन भी रुकी हुई थी, बुलेट भी रुकी हुई थी, गन भी रुकी हुई थी, तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो 0 था। ये इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब बुलेट किसकी वजह से मूव कर रही है? बारूद फटने की वजह से। यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, वो नेग्लेजिबल है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स है वो नेग्लेजिबल है। एक्चुअल में ये मूव किसकी वजह से कर रही है? बारूद फटने की वजह से। तो जो बारूद फट रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से मूव कर रही है, तो वो इंटरनल फोर्स हुआ। जो एक्सप्लोजन जो होता है किसी भी चीज में, एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स हुआ, तो इस इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब क्या होगा? बुलेट निकल के आगे जाएगी और गन वहीं रह जाती है, ऐसे ही कुछ होता है। तो ये बुलेट निकल के चल गई हमारी आगे। बुलेट जो छोटी सी है उसका मास छोटा सा ले लेते हैं m, और उसकी स्पीड ले लेते हैं हम u मान लेते हैं। u स्पीड से आगे जा रही है, बहुत तेज, ठीक है। और जो ये गन होगा, गन का मास कैपिटल M ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा रिकॉइल होता है, रिकॉइल नाम सुना होगा तुमने, उसको कैपिटल V ले लेते हैं, या V मान लेते हैं इसको, ठीक। तो हल्का सा इसमें रिकॉइल होता है, रिकॉइल करने की वजह से क्या होता है? ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, इसकी नोजल जो होती है, जैसे हमने चलाई तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा हल्का सा रिकॉइल की वजह से। अगर बड़ी गन होती है तो हम पीछे की तरफ भी आते हैं हल्का सा, जैसे तुमने कैनन वगैरह में देखा होगा, जो बड़ा सा गोला चलता है तो वो जो कैनन होती है वो पीछे की तरफ आ जाती है, तो गोला तो आगे चला जाता है बड़ा वाला, वो तो आगे चला के कैनन लेके से पीछे आ जाती है। तो बुलेट में थोड़ा कम होता है ऐसा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम देखो कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल मोमेंटम इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 सिंस टोटल फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल रहेंगे, ठीक है। इनिशियल क्या है? 0 है, फाइनल ये रहा, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ऐसा दिखेगा, इधर लिख लेते हैं। तो देखो एम वी इक्वल्स टू माइनस एम यू, तो वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम यू। ये तो ये जो है ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो किस पर डिपेंड कर रही है? मास, बुलेट के मास पर। बुलेट का मास अगर ज्यादा होगा, बड़ी साइज की बुलेट होगी तो रिकॉइल ज्यादा होगा, जैसे बड़ी गन के अंदर जो होता है, ठीक है। जैसे कोई स्नाइपर राइफल होगी,
ठीक है, बोल्ट एक्शन या फिर बड़ी राइफल हो गई तो उनकी बुलेट की साइज बड़ी होती है तो उनमें रिकॉइल ज्यादा होता है। तोप हो गई बड़ी सी, कैनन हो गई तो उसका और ज्यादा रिकॉइल होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा स्पीड से मजल स्पीड जितनी ज्यादा होती है तो जो बड़ी राइफल्स होती है उनकी मजल स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 800 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, इतनी मजल स्पीड होती है। ठीक है, तो मजल स्पीड ज्यादा होगी तब भी रिकॉइल ज्यादा होता है। तो ये रिकॉइल ऑफ गन, ये स्मॉल एम जो है ये मास ऑफ बुलेट है, ध्यान रखना मास ऑफ बुलेट है। स्मॉल यू क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट या वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो चाहो तुम लिख भी लो यहाँ पर ऐसे, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बुलेट, कैपिटल एम मास ऑफ गन, और स्मॉल यू जो होगा वो स्पीड ऑफ बुलेट हो जाएगा, मजल स्पीड लिख देते हैं। मजल स्पीड मतलब जब वो मजल से निकल रही है, यहां से जब बाहर निकल रही है तब स्पीड, धीरे धीरे आगे जाती है तो स्पीड कम होती जाती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। और एक पर्टिकुलर इफेक्टिव रेंज होती है हर गन की, जिससे बुलेट आगे जाके फिर इफेक्टिव नहीं रहती, फिर नीचे गिर जाती है वो, अगर किसी टारगेट को हिट नहीं करेगी तो आगे जाके फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है बुलेट। ठीक है, तो हर बुलेट की से इफेक्टिव रेंज होती है अलग अलग। जैसे पिस्टल की बात करें तो पिस्टल की इफेक्टिव रेंज 30 मीटर होती है। कोई अगर अच्छी पिस्टल है जैसे डेजर्ट ईगल जो होती है, ठीक है, नाम सुना होगा, डीगल बोलते हैं उसको, डेजर्ट ईगल, तो उसकी थोड़ी ज्यादा होती है मजल, वो 200 मीटर तक उसकी इफेक्टिव रेंज होती है। राइफल्स की 300-400 मीटर इफेक्टिव रेंज होती है। और जो स्नाइपर राइफल जो होती है बोल्ट एक्शन, ठीक है, उनकी और ज्यादा होती है, वो 1000 मीटर 2000 मीटर तक भी उनकी रेंज हो सकती है इफेक्टिव। ठीक, तो ये हो गया हमारा गन बुलेट सिस्टम, सिंपल है। इसमें तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इससे तुम क्या निकाल सकते हो, रिकॉइल निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर, इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं कोई भी। फ्रॉम अ राइफल, राइफल दिया हुआ है और उसका मास दिया हुआ है 4 kg। तो क्या क्या गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, राइफल का मास मतलब कैपिटल एम गिवन होगा कितना, 4 kg। ठीक है, ठीक है, माइनस साइन जो है, माइनस साइन पता था, माइनस साइन डायरेक्शन पता था, यू और वी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब बुलेट अगर आगे जाएगी तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, इसलिए नाम रिकॉइल है। ठीक है, पीछे की तरफ आ रही है 4 kg। और स्मॉल है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 50 ग्राम, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 1000 से डिवाइड करके 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये 1/20 kg हो जाएगा, 14 ऐसा लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमें इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, u का वैल्यू कितना, 35 मीटर पर सेकंड। नकली गन है, इतनी कम स्पीड नहीं होती। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं रिकॉइल। तो रिकॉइल ये वाला फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, m का वैल्यू 1/20, कैपिटल M 4 और इसका वैल्यू 35। सॉल्व कर लो इसको तो ये आ जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 8 और ये डिवाइड करना 0.437 इसके आसपास कुछ आ जाएगा ऐसे मीटर पर सेकंड। ठीक है, या 43.7 सेंटीमीटर। तो इतना स्पीड रिकॉइल वेलोसिटी रहेगी इसकी गन की, मतलब गन की रिकॉइल इतना आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ, और भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए अच्छे अच्छे, ब्लूइंग से लिखे हुए क्वेश्चंस, ब्लूइंग से क्वेश्चन लिखे हुए, और उसके अलावा इसमें क्या दिए हुए तुम्हारे सोल्ड एग्जांपल भी दिए हुए हैं इसके अंदर, बुक के अंदर। जैसे एग्जांपल 9.6 सेम ऐसा ही है, बुलेट वाला। ठीक है, एक गर्ल वाला एग्जांपल है, एक गर्ल जा रही है, चलो इसको हम बता देते हैं गर्ल वाले एग्जांपल को। देखो क्या है, इसमें दिया हुआ है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, एग्जांपल है गर्ल ऑफ मास 40 kg, मास दिया हुआ मास ऑफ गर्ल, जी फॉर गर्ल, 40 किलो की बहुत पतली लड़की है, 40 किलो मास है इसका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है गर्ल की कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड।
जम्प्स ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट, एक स्टेशनरी कार्ट जो रुकी हुई है, ठीक है, तो कार्ट जो है वो रुकी हुई है मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा कार्ट का 0, ठीक है, और उसका मास दिया हुआ है कार्ट का कितना 3 kg, तो कार्ट का मास कार्ट की स्पीड 0। व्हाट इज हर वेलोसिटी ऑन द कार्ट स्टार्ट मूविंग, तो कार्ट जब मूव करना स्टार्ट कर देगी उसको लेके जाएगी, मतलब कार्ट रखी हुई है एक छोटी सी, ठीक है, मतलब स्केट बोर्ड की तरह मान सकते हो तुम, उसके ऊपर तुमने जंप किया, ऐसे भाग कर आकर जंप किया, उसके ऊपर रुक गए तो तुम आगे की तरफ जाओगे इसके साथ, तो फाइनल स्पीड बतानी है, मतलब जब गर्ल जो है इसके ऊपर बैठ गई, ऐसे जंप करके बैठ गई तो ये कितना स्पीड से आगे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनिशियली, टोटल मोमेंटम फाइनली, ऐसे ही करेंगे हमेशा, टोटल मोमेंटम इनिशियली, टोटल मोमेंटम फाइनली। तो टोटल मोमेंटम इनिशियली, इनिशियल इसका मास 40, इसको लिख लो mg ug प्लस mc uc, इसका मास, इसकी स्पीड। इनिशियल हो गया, फाइनल, फाइनली क्या होगा, दोनों एक ही पर आ गए, दोनों एक ही पर आ गए मतलब टोटल मास ले लेंगे यहाँ पर, दोनों का टोटल मास क्या हो जाएगा, गर्ल का मास प्लस कार्ट का मास, और फाइनल स्पीड बतानी कितना स्पीड से जा रहे होगी, तो उसको v मान लेते हैं फाइनल स्पीड को। तो वैल्यू पुट करो, mg 40, 5 मास ऑफ कार्ट 3, इनिशियल स्पीड ऑफ कार्ट, कार्ट रेस्ट में 0, स्टेशनरी कार्ट है, स्टेशनरी कार्ट मतलब 0, मास ऑफ गर्ल 40, कार्ट का मास 3, और ये बताना है हमें, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 40 इंटू 5 कितना हो गया, ये 200, और उसको 43 से डिवाइड कर देंगे तो VC मिल जाएगा, तो ये VC अप्रोक्स 4 के आसपास कुछ आ जाएगा हमारा, ठीक है, अराउंड 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो क्या किया यहाँ पर, पहले उसका गर्ल का मास लिखा, गर्ल की स्पीड जो दी हुई वो लिख ली, फिर स्टेशनरी कार्ट है मतलब स्टेशनरी कार्ट, कार्ट की स्पीड 0, स्टेशनरी है, कार्ट का मास लिख लिया, ठीक है। तो ये इनिशियल हो गए दोनों के। अब जैसे उसने जंप किया गर्ल ने, तो कार्ट के साथ वो आगे जाएगी, तो फाइनल बताना है, फाइनल क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम फाइनल मास, तो फाइनल मास दोनों का मास, दोनों की फाइनल स्पीड, दोनों ऐड कर दिया, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये 9.7 वाला एग्जांपल था, 9.7 तो कर लिया हमने, 9.6 तुम्हें खुद से करना है, 9.8 करना है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में। और इसके अलावा ब्लोइंग से जो क्वेश्चंस दिए हुए इनमें उनको भी सॉल्व करना है तुम्हें कंप्लीट सबको। और उसके बाद क्योंकि चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है हमारा चैप्टर पूरा, तो चैप्टर पूरा हो चुका है, तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बचे हुए वो सब तुम्हें कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्या करना है तुम्हें कंप्लीट करने हैं। एनसीईआरटी की बुक ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी की बुक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एक्सरसाइज के लास्ट के, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज के, 5, 6, 7, 8 हम कर चुके हैं। इसके अलावा बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से तुम्हें करना है, और जो भी तुम्हें डाउट है, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है कि एक्सरसाइज का सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या ब्लोइंग वाले में ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये कमेंट बॉक्स में पूछना है। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सको तो कोचिंग में फोन करके, ठीक है, वहां पर पूछ सकते हो कि सर फिजिक्स में ये चीज में हमें डाउट है, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे, तो वहां पर भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको फिर हम जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे, और फिर ये तुम्हारा चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। इसकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी होगी एक्स्ट्रा वो तुम्हें मिल जाएगी कोर एकेडमी की साइट्स पर, ठीक है, तो वहां से तुम देख सकते हो उनको। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर पूरा अच्छे से इसको समझना है, क्वेश्चंस किस तरह से करना है, एक एक वैल्यू को लिखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, कहाँ पे कौन सा फर्स्ट लॉ लग रहा है कि सेकंड लॉ लग रहा है कि थर्ड लॉ लग रहा है, दूसरा जो भी लॉ लग रहा है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, ओके, थैंक यू।